हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंजीनियर चेन जो होती है कितनी लंबी होती है। क्वेश्चन में पूछा गया है लॉन्ग 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 लॉन्ग, तो कितनी लंबी होती है। यहाँ पर वीडियो को स्किप नहीं करना है कि आपको आंसर पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लेकिन और भी आंसर आपसे पूछा जा सकता है कि इंजीनियर चेन जो होती है कितनी लंबी होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखिए, 66 फीट जो होती है ये कौन सी चेन होती है, ये गंटर चेन होती है। गंटर चेन जो होती है 66 फीट की होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें मीटर में, तो मीटर में ये 20.12 मीटर होती है। 20.12 मीटर। देखिए एग्जाम में 66 फीट पूछा जाता है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको 20 मीटर भी दिया हो, तो इस पॉइंट को भी याद रखिए कि ये 20.12 मीटर की होती है। इसमें नंबर ऑफ लिंक्स की अगर हम बात करें गंटर चेन में, तो वो 100 होते हैं। तो ईच लिंक जो होता है वो 0.6 फीट का होता है। ये पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो चेन आती है 33 फीट की, वो कौन सी आती है, रेवेन्यू चेन आती है। रेवेन्यू चेन जब हम सर्वेइंग का लेक्चर आपके लिए लेके आए थे हिंदी और इंग्लिश में, तो मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू चेन जो होती है उसका एक और नाम है, वो है पटवारी चेन। तो ज़्यादातर इसको पटवारी लोग यूज़ करते हैं, उनका जो किसान वगैरह होते हैं उनके खेत को मेज़र करने के लिए, तो रेवेन्यू चेन वो होती है। तो इसको भी अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो 10.06 मीटर आती है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। 33 एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन पूछ पूछ कर बोर्ड वाले बोर हो चुके हैं, तो हो सकता है कि आपको 10 मीटर क्वेश्चन जो है वो बोल दिया जाए। इस चीज़ को आप याद रखिए। इसको ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग ही यूज करते हैं, इनके पटवारी वगैरह ही यूज करते हैं। उसके बाद 50 फीट की हमारे पास होती नहीं है। अब इंजीनियर चेन की बारी आती है, तो वो 100 फीट की ही होती है। अब ये 100 फीट की होती है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर आपसे कि ये कितनी लंबी होती है मीटर में। तो सबसे लंबी ये चेन होती है 30.48 मीटर। 30 पॉइंट। अब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि जो मैट्रिक चेन होती है वो लंबी होती है। तो मैट्रिक चेन सिर्फ 30 मीटर की होती है। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक 20 मीटर की, एक 30 मीटर की। तो अब ये देखिए इंजीनियर चेन 30.48 मीटर की होती है, यानी कि आधा मीटर। देखिए यहाँ पर 1-2 फीट यहाँ पे ज़्यादा ही निकल रही है। ये एक दो तो नहीं, कोई 1.5 मीटर ही, 1.5 फीट ही ज़्यादा निकल रही है। तो देखिए 30.48 मीटर की होती है। बाकी इसमें आपको पता है कि 100 लिंक्स होते हैं, इसमें एक लिंक जो होता है 1 फीट का ही होता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका आंसर लग गया पता, आपको पता ही था कि ये है। तो मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं मीटर में, इस पॉइंट को आप याद रखिए। तो मैंने आपको कई बार बोलता रहता हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि बीच में ऐसी जानकारी आपको देखने को मिलती है जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो जिसने तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, थ्रेडोलाइट इज यूज टू मेजर, किसको मेजर करता है थ्रेडोलाइट जो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्रेडोलाइट आपको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस को नहीं, वैसे एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो हॉरिजेंटल एंगल हो चाहे वर्टिकल एंगल हो, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थ्रेडोलाइट का जो साइज होता है वो वेरी करता है, कितना होता है, थ्रेडोलाइट का साइज जो होता है वो कितना होता है। तो इसके अगर हम साइज की बात करें तो 8 से लेकर 25 सेंटीमीटर होता है। ये चीज़ आप याद रखिए। एंड इसका जो साइज होता है वो डायमीटर जो होता है थ्रेडोलाइट का, उसको हम लोअर प्लेट जो होता है उससे डिफाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया कंक्रीट मिक्स डिजाइन फॉर आरसीसी इज कैरिड आउट यूजिंग आईएस कोड। कौन से आईएस कोड से हम जो कंक्रीट मिक्स का डिज़ाइन होता है उसको यूज करते हैं, वो कौन सा आईएस कोड है वो। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो सिंपली अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो ये यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा आईएस कोड है जो कि कंक्रीट का जो मिक्स होता है, कंक्रीट मिक्स का जो प्रोपोर्शनिंग होती है उससे रिलेट करता है। सिंपल वर्डों में हम ये बोल रहे हैं कि कंक्रीट मिक्स
जो प्रोपोर्शनिंग होती है वो कौन से आई स्कोर में आता है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर पे आई स्कोर दिया गया है यही हमारा यहाँ पे 2009 भी एग्जाम में कई बार आपको बोला जा सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो ये आई स्कोर जो है कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग से रिलेट करता है। बाकी 4, 5, 6, 2000 जो होता है ये तो आपको पता है हमारा प्लेन और आरसीसी सीमेंट से रिलेट करता है, ये होता नहीं है। बाकी जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ये स्टील स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल पार्ट जो होता है ट्री का इज कॉल्ड, सेंटर पार्ट जो होता है, सेंटर पार्ट जो होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो सेंटर पार्ट जो होता है हमारा पिथ होता है, उसके सराउंडिंग जो होता है उसका हार्ट होता है, यानी कि हार्ट वुड आएगा, फिर उसके बाद सैप वुड आती है एंड कॉम्बिन लेयर इसके बाद आएगी। फर्स्ट पे ये आएगी, फर्स्ट, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे एंड ये फोर्थ नंबर पे। तो इस तरह से आएगी, जैसे कि ये पिथ आ गई, ये इसका हार्ट आ गया, ये इसका सैप आ गया एंड ये इसकी कॉम्बिन लेयर आ गई। तो इस तरह से होता है। फिर इनर वार्क आउटर वार्क इस तरह से डिवाइड किया हुआ है हमने टिम्बर को। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम परमिसिव फ्लोराइड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई के लिए, डोमेस्टिक जो होता है उसके लिए फ्लोराइड का कंटेंट होता है कुछ ना कुछ, तो वो कितना होता है, सिंपली यहाँ पे ये पूछा गया है। तो फ्लोराइड जो होता है ये हमारे टीथ से रिलेट करता है, तो इसका कंटेंट अगर मैक्सिमम हो जाता है तो हमारे टीथ जो होते हैं डेंटल प्रॉब्लम हमें आ सकती है, जो टिश्यू वगैरह होते हैं टीथ के उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके कंटेंट की अगर हम बात करें 1 से 1.5 ppm होता है, 1.5 ppm पर हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं एंड हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ए Lagrangian description of fluid flow provide, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट एवरी टाइम इंस्टेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द शेप फैक्टर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल शुड बी, शेप फैक्टर जो होता है, ये शेप फैक्टर से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे आइसोसेलाइट जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, यहाँ पे ट्रायंगल यानी कि जो ट्रायंगुलर सेक्शन होता है उसका यहाँ पे शेप फैक्टर पूछ रहा है, ट्रायंगुलर जो होता है उसका शेप फैक्टर पूछ रहा है। तो उसका जो शेप फैक्टर होता है 2.34 होता है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। डेट जो होता है ये किसके लिए होता है, जो रेक्ट एंगल होता है, रेक्ट एंगल जो होता है उसके लिए होता है। 1.7 जो होता है ये सॉलिड सर्कुलर के लिए होता है, सॉलिड जो सर्कुलर होता है, सर्कल जो होता है उसके लिए होता है। एंड हमारे पास जो टी सेक्शन होता है, टी सेक्शन के लिए भी होता है कुछ ना कुछ, तो टी सेक्शन के लिए 1.90 से लेकर 1.95 होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द कंपैक्शन फैक्टर ऑफ कंक्रीट कितना है, 0.90 है, देन व्हाट विल बी द वर्केबिलिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और बन के निकलता है कि इन केस अगर हमारा कंपैक्शन फैक्टर जो है उसकी वैल्यू जो है बढ़ती है, मान के चलो आपको पता है कि 0.78 से लेकर कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू जो होती है एक ही होती है, मान के चलो एक तक बढ़ती है, तो हमारी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी जो होती है उस पर क्या असर पड़ता है, डिक्रीज होती है कि या फिर वो इंक्रीज होती है, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे जैसे हमारा कंपैक्शन फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है, वैसे वैसे ही हमारी डिग्री ऑफ कंपैक्शन जो होता है वो भी बढ़ता है, जैसे कि वेरी लो, लो, मीडियम, फिर हाई, फिर वेरी हाई, ऐसे यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है डिग्री ऑफ वो बढ़ती है। तो 0.85 से 0.95 तक की जो वैल्यू होती है कंपैक्शन फैक्टर की, उस केस में हमारी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी जो होती है वो मीडियम होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। वेरी लो के लिए हमारी वैल्यू 0.78 से 0.80 होती है, लो के केसेस में हमारी वैल्यू 0.80 से 0.85 होती है, 85 से 0.95 किसके लिए होती है, मीडियम के लिए होती है, एंड हाई के केसेस में हमारी वैल्यू 0.95 से 1
होती है। तो देखिए ये बढ़ रहा है, हमारी डिग्री ऑफ वर्किलिटी जो है वो बढ़ रही है, तो वैसे वैसे हमारी जो कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। तो मैंने आपको इसलिए बोला था कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रख के चलना है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, मैं इसलिए बार बार आपको यही बोलता रहता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो आपको इन केस किसी और चैनल से ना मिले, हो सकता है कि मिल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना है। दूसरे चैनल पर भी आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैं बीच में ऐसी जानकारी देता हूँ, हो सकता है कि आपको कहीं देखने को ना मिले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश मटेरियल शो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इसका क्या मीनिंग निकलता है? कौन सा ऐसा मटेरियल है जो शो करता है डायरेक्शन डिपेंडेंट मटेरियल? तो इस क्वेश्चन को हम बाद में सोल्व करते हैं। थोड़े बहुत पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक होमोजीनियस मटेरियल होता है। होमोजीनियस मटेरियल जो होता है वो एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है एट ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स जो होते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पॉइंट्स की बात हो रही है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। होमोजेनियस मटेरियल जो होता है वो शो करता है सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स डायरेक्शन के लिए और होता है, डायरेक्शन के लिए कौन सा होता है अब आपको ये पता होना चाहिए। तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल जो होता है ये होता है सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट। और तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होता है वो आइसोट्रॉपिक सभी डायरेक्शन पर शो करता है। इस पॉइंट को आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आता है ऑर्थोट्रॉपिक। ये हो गया हमारे पास, होमोजीनियस भी हो गया। अब ये बचता है, इसको भी मैं बताता हूँ, दो ही बचे हमारे पास। ऑर्थोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक जो होता है एक मटेरियल होता है, ये क्या करता है डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट्स इन पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये क्या करता है डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसका ये हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में डैश मटेरियल शो डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, तो इसके लिए हमारा आंसर एनिसोट्रॉपिक हो गया। कहने का मीनिंग ये है कि एनिसोट्रॉपिक हैज़ ए मटेरियल हैव डिफरेंट मटेरियल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। बोला गया है कि डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग यही है कि हर एक डायरेक्शन पर इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक वो डिफरेंट होती है, यानी कि डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पर डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ फिश बोल्ट पर फिश प्लेट इज। नंबर ऑफ फिश बोल्ट, फिश बोल्ट जो होते हैं फिश प्लेट पर कितने होते हैं? 2, 4, 5, 6 कितने होते हैं? तो सबसे पहले आपको इसके फंक्शन पता होने चाहिए। जो फिश प्लेट होती है इसके क्या फंक्शन होते हैं? तो इसका यही फंक्शन होता है कि ये क्या करता है होल्ड करता है। किसको होल्ड करता है? टू रेल जो होती है उसको टुगेदर होल्ड करता है, चाहे हमारे पास हॉरिजेंटल प्लेन हो चाहे हमारे पास वर्टिकल प्लेन हो। तो होल्ड करता है दो रेल के सेक्शन को, चाहे हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो या फिर वर्टिकल सेक्शन हो। इसमें अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करें, जो हम फिश प्लेट जो यूज करते हैं इसमें कार्बन कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो 0.30 से लेकर 0.42% इसमें कार्बन कंटेंट होता है। मैग्नीशिया जो होता है 0.6% से ज़्यादा नहीं होता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए। अब इसमें फिश प्लेट में हम नंबर ऑफ बोल्ट की बात करें तो वो 4 ही होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड जो फिश प्लेट होती है उसको हम किस से बनाते हैं, किस के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? तो ये स्पेशल टाइप का स्टील होता है, एक स्पेशल टाइप का स्टील होता है। तो मैंने थोड़े बहुत आपको इसमें बता दिया कि कंपोजिशन जो होता है, कार्बन कंटेंट कितना होता है, मैग्नीशिया कितना होता है, सिलिकॉन भी मैं आपको बताता हूँ कि सिलिकॉन जो होता है वो कितना होता है। तो 0.15% से ज़्यादा सिलिकॉन नहीं होना चाहिए। तो ये सिलिकॉन भी मैंने आपको बता दिया। एक सल्फर भी होता है, सल्फर के बारे में बताता हूँ। सल्फर एंड फोस्फोरस जो होता है वो
6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ इससे बना हुआ होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 5.58 से लेकर 6.51 सेंटीमीटर टन सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ है, इसको भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाए। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपली मैं आपको यहाँ पे फाइनेंस की वैल्यू बता देता हूँ कि कितनी कितनी होती है। तो ये कोर्स के लिए पूछा गया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.2 से लेकर 2.6, 2.6 से लेकर 2.9 एंड 2.9 से लेकर 3.2। इसको आप इस तरह सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। हमारे पास वेरी फाइन, मीडियम फाइन एंड कोर्स फाइन सैंड, तो इसके लिए वैल्यू ये होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डेंसिटी ऑफ आइडल फ्लूइड इज ऑलवेज। डेंसिटी जो होती है आइडल फ्लूइड की वो क्या होती है, हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट, जीरो, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, क्या होती है? तो आइडल फ्लूइड की अगर हम बात करें तो ये फ्लूइड जो होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, आइडल फ्लूइड होता है, इसके पास कोई भी विस्कोसिटी नहीं होता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। एंड इसकी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, इस चीज़ को आप याद रखिए। यहाँ पर थोड़े बहुत और भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आइडल फ्लूइड जो होता है ये ऑलवेज दो इक्वेशन को ये ओबे करता है, यानी कि उसको फॉलो करता है। एक कंटिन्यूस इक्वेशन है, कॉन्टिन्यूस इक्वेशन जो है एक बर्नौलिस इक्वेशन है, बर्नौलिस इक्वेशन जो है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ऑलवेज टू इक्वेशन, कॉन्टिन्यूस एंड बर्नौलिस इक्वेशन। तो आइडल फ्लूइड जो होता है ये इनको करता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। मैं इतने सारे पॉइंट्स आपको इसलिए बताता हूँ कि किसी को अगर पता ना हो तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा, अगर किसी को पता है तो उसका ये होगा कि उसकी थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी एक्स्ट्रा देता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन वाटर। अपर लिमिट क्या होती है सस्पेंडेड पार्टिकल की इन वाटर फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट, कितनी होती है सस्पेंडेड पार्टिकल की, अपर लिमिट कितनी होती है सस्पेंडेड जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं। आपको पता है कि कंक्रीट में हम कुछ पानी यूज करते हैं तो उसमें कुछ परमिसिबल लिमिट होती है, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर के लिए कितनी होती है, सस्पेंडेड मैटर के लिए कितनी होती है। क्लोराइड, क्लोराइड के केसेस हमारे पास दो आते हैं, एक आरसीसी का एक पीसीसी का केसेस आता है। तो यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल के लिए पूछा गया है तो 2000 mg पर लीटर या फिर पीपीएम। देखिए आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करके बोला गया है, पीपीएम में भी होता है mg पर लीटर में भी होता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पर केसेस एक इंपॉर्टेंट आता है पीसीसी का और आरसीसी का, जो कि किसमें आता है, क्लोराइड। क्लोराइड का कंटेंट जो होता है उसकी परमिसिबल लिमिट जो होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखिए पीसीसी में सस्पेंडेड मैटर के बिल्कुल सेम वैल्यू होती है पीसीसी में, यानी कि 2000 mg पर लीटर होती है, आरसीसी में 500 ही होती है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, 500 mg पर लीटर या फिर पीपीएम, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो केसेस ऐसे आते हैं, एक ऑर्गेनिक मैटर का आता है, ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर। मैं क्वेश्चन को सिंक करके हमेशा बताता हूँ आपको, हो सकता है कि आपको ऐसे याद रह जाए। तो ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो इसमें 200 होता है mg पर लीटर परमिसिबल लिमिट, एंड इसकी इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो उसके लिए 3000 होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो परमिसिबल लिमिट होती है पार्टिकल की वो इनऑर्गेनिक की ही होती है, 3000 mg पर लीटर, और सबसे कम ऑर्गेनिक की होती है 200 mg पर लीटर, बाकी सभी की इनके बीच में ही आती है। तो इस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी मेजरमेंट में बी यूज टू इस्टेब्लिश। अल्ट्रासोनिक प्लस जो वेलोसिटी होती है मेजरमेंट में बी यूज टू इस्टेब्लिश, किसको इस्टेब्लिश करने के लिए, तो होमोजेनिटी ऑफ कंक्रीट, प्रेशर ऑफ क्रैक एंड वॉइड्स, या फिर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इन रिलेशन टू स्टैंडर्ड
रिक्वायरमेंट। तो इन सभी के लिए ही होती है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, रेडियल शेक इज ए डिफेक्ट इन टिम्बर। रेडियल शेक जो होता है वो डिफेक्ट होता है, सभी को पता है टिम्बर में। तो किसकी वजह से होता है? देखिए क्वेश्चन को देखिए, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, कौन सा ये डिफेक्ट आता है, सिंपली यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेडियल डिफेक्ट जो होता है वो शेक की कैटेगरी में आता है, शेक की कैटेगरी में आता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे शेक के डिफेक्ट होते हैं। रेडियल शेक होता है, कप शेक होता है, रिंग शेक का डिफेक्ट होता है, हार्ट शेक का डिफेक्ट होता है, स्टार शेक का डिफेक्ट होता है। तो ये सारे जितने भी हैं नेचुरल कैटेगरी में आते हैं। नेचुरल फोर्सेस जो होते हैं उन सभी की वजह से ये डिफेक्ट आता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। थोड़े बहुत आपको एग्जांपल इससे और भी पता होना चाहिए कि नेचुरल की वजह से, जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो टिम्बर में डिफेक्ट आते हैं वो और कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोर्स स्टेन हो गया, कोर्स स्टेन हो गया, केमिकल स्टेन हो गया, केमिकल स्टेन हो गया, डेड वुड का जो हो गया, डेड वुड एंड ट्विस्टेड फाइबर हो गया, हमारा जो फाइबर है वो ट्विस्ट हो जाएगा। रिंग गाल जो होता है, ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल हैं जो कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से आते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको खास ध्यान रखना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल पूछा गया है। अगर बोल रहा है कि यहाँ पर हमारी रिड्यूस वेयरिंग जो है ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, देन द होल सर्कल वेयरिंग इज, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो देखिए यहाँ पर हम पहले क्वाड्रेंट ही बना लेते हैं। बोल रहा है कि ये नॉर्थ है, आपको पता है कि ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। बोल रहा है कि हमारी जो रिड्यूस वेयरिंग है लाइन की वो नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट में है, तो या फिर 45 डिग्री में है। तो हमारी होल सर्कल वेयरिंग क्या होगी? तो होल सर्कल वेयरिंग हमारी फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आ रही है। तो होल सर्कल वेयरिंग आपको फाइंड आउट करनी है। तो उस केस में हमारी रिड्यूस बेयरिंग हमें गिवन है, तो होल सर्कल बेयरिंग जो हम निकालते हैं तो वो एज इज इट रहती है जो रिड्यूस बेयरिंग होती है। 0 से 90 डिग्री के बीच में जो वैल्यू होती है वो होल सर्कल बेयरिंग में एज इट रहती है। इट मीन्स हमारा आंसर यही हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड जो होते हैं वो किसके लिए सूटेबल होता है? तो सिंपली हमें राइज एंड फॉल मेथड जो होता है वो दो कंडीशन में हम इसको अडॉप्ट करते हैं। एक, अगर हमारे पास अगर जो इंटरमीडिएट स्टेशन जो होता है उसकी नंबर जो है वो लेस है, बहुत ही कम है इंटरमीडिएट स्टेशन जो है, उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास केसेस होता है जब नंबर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो मोर हो, तो उस केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सूटेबल होता है हमारे पास तीन चीज़ों के लिए। एक हमारे पास होती है फ्लाई लेबलिंग, दूसरी क्या होती है हमारे पास प्रोफाइल लेबलिंग, प्रोफाइल लेबलिंग जो होती है उसके लिए, और इन केस अगर हमें बेंच मार्क स्टेशन जो होता है वो इस्टेब्लिश करना होता है तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फ्लाई लेबलिंग ही दिया गया है तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। लेकिन प्रोफाइल लेबलिंग भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको दिया हो सकता है, एंड दिया हो सकता नहीं है, कई बार ऑप्शन में आपको ये दिया भी हुआ है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है। मैंने बहुत सारे एग्जाम स्टेट के जेई के एग्जाम देखे हैं तो वहाँ पे प्रोफाइल लेबलिंग भी होता है। बेंचमार्क स्टेशन नहीं दिया हुआ है, हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम में ये ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दिया जाए, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम परसेंटेज स्टील फॉर पेडेस्टल इज कंसिडर्ड टू बी डैश, कितना होता है मिनिमम परसेंटेज जो होता है? तो 0.15% ऑफ ग्रोस सेक्शनल एरिया होता है, यही हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एडिशन ऑफ पोजलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीज? हमारे पास ओपीसी सीमेंट है, तो अगर हम उसमें पोजलाना को ऐड करते हैं,
पोज़ोलाना को हमने उसमें ऐड कर दिया तो क्या इंक्रीज होगा, परमेबिलिटी, श्रिंकेज, हीट ऑफ हाइड्रेशन या फिर ब्लीडिंग, क्या इंक्रीज होगी उसमें। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट नहीं बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो मैं जो बताता रहता हूँ आपको वो लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो। तो अगर हम पोज़ोलाना को ऐड करते हैं ओपीसी सीमेंट में तो हमारी क्या इंक्रीज होती है, उसमें हमारा श्रिंकेज इंक्रीज होता है, लेकिन परमेबिलिटी डिक्रीज होती है। इसको भी याद रखिए। लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाता है, ब्लीडिंग भी लोअर हो जाती है, इनके रिड्यूस हो जाती है। लेकिन आपको क्या हायर मिलता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। हमारा वाटर टाइटनेस जो होता है वो हायर यानी कि इंक्रीज होता है, इस पॉइंट को भी याद रखिए। एंड जो कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, कॉस्ट जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। केमिकल अटैक जो होता है वो भी उससे उसको भी आपको हायर मिलती है। रेजिस्टेंस ऑफ अगेंस्ट केमिकल अटैक जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ जो गेन करता है वो स्लोअर रेट से आपको मिलती है, स्लो रेट से आपको मिलती है, स्लोअर रेट से आपको मिलती है। तो सारे मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, ये सिर्फ इंक्रीज होता है, बाकी सारे डिक्रीज होते हैं। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखिए, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। अगला देखिए, तो कंसंट्रेशन बाय वेट ऑफ एल्ड्रेन इन वाटर सोल्यूशन फॉर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल इज, तो 0.5% होती है। अगला देखिए, द फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। फील्ड डेंसिटी जो होती है सॉइल की कैन बी फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो वो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से ही होती है, बाकी किसी से नहीं होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। फील्ड के बारे में बताया गया है, हमारे पास 3 मेथड होते हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉइल फील्ड पर। एक तो हमारे पास सैंड रिप्लेसमेंट मेथड हो गया, एक हमारे पास सैंड की जगह वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट है वहाँ वो डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड एक कोर कटर मेथड होता है, कोर कटर मेथड। बाकी मैं आपको और बताऊंगा तो यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी। जैसे कि हम वाटर कंटेंट जो होता है डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली आप वो वाटर कंटेंट के बारे में, ये सिर्फ डेंसिटी के बारे में है, तो डेंसिटी फील्ड पर हम इन तीनों मेथड से कर सकते हैं। इनको अगर आपने नोट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज गुड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर। हीट एंड गुड इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर कौन सा होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो स्लेट हो जाएगा। गुड हीट एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जो होता है वो स्लेट ही होता है, हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्लेट की बात करें तो ये एक तो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, दूसरा स्ट्रेटिफाइड की कैटेगरी में आता है, स्ट्रेटिफाइड जो होता है, एंड तीसरा आर्गिलिसिस की कैटेगरी में आता है, आर्गिलिसिस कैटेगरी में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटामॉर्फिक आपको पता है जियोलॉजिकल है, स्ट्रेटिफाइड जो है फिजिकल, एंड ये केमिकल की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से मेटामॉर्फिक, स्ट्रेटिफाइड, आर्गिलिसिस रॉक की कैटेगरी में आता है। तो ये वाटर जो अब्जॉर्ब करता है वो लीस्ट करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है इसका लीस्ट होता है। गुड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेशन होता है। इसको हम यूज करते हैं रूफिंग पर्पज के लिए। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि रूफिंग पर्पज के लिए हम इसको ही यूज करते हैं। एंड पार्टीशन वॉल जो होती है वहाँ पर भी हम इसको यूज करते हैं। डैम्प प्रूफिंग के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एक्सप्लोजिव विच कंटेन 65% क्या है, सोल्ट पेटर, 20% सल्फर एंड 15% चारकोल इज, उसको क्या बोलते हैं, डायनामाइट, निट्रोसेल्यूस, ब्लास्टिंग पाउडर, कॉर्डाइट।
तो वो ब्लास्टिंग पाउडर ही होता है। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट रिक्वायर्ड इन मेकिंग सीमेंट कंक्रीट ऑफ क्वांटिटी 15 क्यूबिक मीटर यूजिंग, हमारे पास मिक्स दिया गया है 1:1.5 का। तो क्या आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन में? तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी फाइंड आउट करने हैं तो आपको सिंपली एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ड्राई मोटार जो होता है वो कितना लगता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए। ड्राई वॉल्यूम जो होती है मिक्स की वो 1.54 होती है। ओके, तो हमें 15 क्यूबिक मीटर के लिए निकालना, तो 1.54 इंटू 15 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.51 हमारे पास क्यूबिक मीटर आ जाएगा। 23.51 हमारे पास ड्राई मोटार जो है 15 के लिए लगेगा, 15 क्यूबिक मीटर के लिए, क्योंकि 15 के लिए पूछा गया है। अब आपको क्या करना है कि फाइन एग्रीगेट के लिए पूछा गया है, तो एक तो सीमेंट होता है, दूसरा जो होता है वो फाइन एग्रीगेट, तीसरा जो होता है वो कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन के लिए पूछा गया तो 1.5 इंटू हमारे पास टोटल ड्राई मोटार कितना आया 23.51 ओवर सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो कितना आएगा, ये 3 4 5 आ गया, ऊपर 5 हम कर देंगे तो कितना आएगा हमारा पास, काट कूट कर 6.90 क्यूबिक मीटर हमारा इतना ड्राई मोटा फाइन एग्रीगेट लगेगा। 15 क्यूबिक मीटर के लिए लगभग 7 क्यूबिक मीटर फाइन एग्रीगेट लगेगा। अगला देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल इज नाउन एज। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आपको एग्जाम में ये वैल्यू दी होती है 5%, 95%, 80%, 85%, कुछ इस तरह की वैल्यू दी होती थी। तो अब यहाँ पे सिंपली वो क्वेश्चन में दे दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है कि उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम उसको बोलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू स्लो सैंड फिल्टर इन मिलियन लीटर पर डे पर हेक्टेयर इज। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2448 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट फिल्ट वेल्ड इज नो केस बी मोर देन। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? क्लियर स्पेसिंग जो होती है इफेक्टिव लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड इन नो केस बी मोर देन। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? अगर हमारे पास कोई भी केसेस नहीं दिया गया है तो उस केसेस में हमारी नो शुड बी मोर देन 200 mm। सेकंड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग में बी मेजर इन स्क्वायर मीटर। किसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं? रूफ स्लैब जो होता है सभी को पता है, इसको स्क्वायर मीटर में ही मेजर करेंगे, लेकिन इसका जो कंक्रीट मिक्स होता है उसको क्यूबिक मीटर में करते हैं। बफल यूनिट को भी स्क्वायर मीटर में करते हैं। जाली जो होती है उसको भी स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन हम इसको लेते तो केजी में ही है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे पास एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक जो होता है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? सिंपली जिसको पता है वो फटाफट से कमेंट कीजिए, फिर मैं उसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है वाटर टैंक का यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है? फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसको हम नंबर में लेते हैं। नंबर में हम उसको लेते हैं। ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर में वाटर टैंक के लिए हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन कॉन्ट्रैक्ट एज फॉर आज सिक्योरिटी डिपॉजिट इन कंसर्न। कौन सा एप्लीकेबल नहीं होता है ये हमें बताना है।
तो अमाउंट कैन बी विद हेल्प फ्रॉम एनी अदर कॉन्टैक्ट विद द सेम सीलेंट। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम विड्थ टू बी प्रोवाइडेड फॉर स्टेयरकेस फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग इज। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी जे में कॉमन है कि क्या होता है, विड्थ जो होती है मिनिमम एजुकेशनल बिल्डिंग जो होती है उसके लिए। एजुकेशनल बिल्डिंग लाइक स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो कितनी होती है, तो 1.5 मीटर जो होता है वो होती है इस केसेस में। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए थ्रेडोलाइट इज फिटेड विद स्टेडियर डायफ्राग्राम एंड एनालिटिक लेंस इट कैन बी यूज्ड एज डैश। डैश की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, किसकी तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम उसको टैकोमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, टैक्योमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ टाइलर स्लेट स्टेबिलिटी नंबर इज। टाइलर स्लेट स्टेबिलिटी नंबर की लार्जेस्ट वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कई स्टूडेंट को पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा कि ये किस सॉइल के लिए होती है, कौन से टाइप की सॉइल के लिए होती है। तो उस केस में हमारा इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है। तो लार्जेस्ट स्टेबिलिटी नंबर की अगर हम बात करें टाइलर की, तो वो ये होता है, एंड ये होता है सॉफ्ट क्ले जो होती है उसके लिए, सॉफ्ट क्ले के लिए होती है। एंड उस केस में हमारा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो 0 होता है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो 0 होता है। इस क्वेश्चन को भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। तो सभी को पता है 250 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 260 कई बार दिया होता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। तो ये कौन से केसेस में आप लेते हैं, ये आप लेते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग जो होता है उसमें। अगर 260 से कम रहेगा हमारा अर्थ सरफेस जो है, तो उस केस में हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग हो जाता है, प्लेन सर्वेइंग हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल बाय सॉल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज एडॉप्टेड ओनली व्हेन। कौन से केसेस में हम अडॉप्ट करते हैं ओरिएंटेशन जो होती है, तो वो हम करते हैं गिवन पॉइंट्स आर इनएक्सेसिबल। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आज की इस वीडियो में। तो जितना हो सके वीडियो वगैरह अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।